हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है नीट 2024 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इसमें 5th तक के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये है, इन अ वर्नियर कैलिपर, ठीक है, n+1 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। इफ वन मेन स्केल डिवीजन रिप्रेजेंट्स 0.1 mm, द वर्नियर कॉन्स्टेंट इन सेंटीमीटर इज। तो ध्यान से देखना है यहाँ पर कि वर्नियर स्केल जो है, ठीक है, इन अ वर्नियर कैलिपर n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। मतलब क्या है, n+1 जो है ये डिवीजन से किसके, वर्नियर स्केल के, ये कोइंसाइड कर रहे हैं किसके साथ, ठीक है, n डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। ठीक है, ये मेन स्केल के डिविजन्स के साथ क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर वन डिवीजन जो होगा वर्नियर स्केल का वो होगा n/n+1, ठीक है, डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। ठीक है, तो यहाँ पर ये वन जो वर्नियर स्केल का डिवीजन होगा वो n/n+1 मेन स्केल के डिवीजन के इक्वल होगा। ठीक है, ये हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम ये जानते हैं कि लीस्ट काउंट जो होता है वो क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, मेन स्केल डिवीजन जो है वो उसको तो वैसे ही रख रहा हूँ मैं। वर्नियर स्केल डिवीजन का जो वन डिवीजन है वो n/n+1, ठीक है, मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है। ओके, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मेन स्केल डिवीजन जो है उसको कॉमन ले लेता हूँ, तो 1/n/n+1 यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा। तो यहाँ पर मेन स्केल डिवीजन जो है, यहाँ से एलसीएम लूँगा तो ये n+1 हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा n+1 माइनस n, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, मेन स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 1/n+1। अब क्वेश्चन में मुझे मेन स्केल डिवीजन जो है उसकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है, कितनी, 0.1 mm। अब इसको आंसर में मुझे cm में चाहिए, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाई 10 कर दूंगा mm को cm में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/n+1। यहाँ से पॉइंट रिमूव करूँगा n, तो यहाँ पर हमारे पास मिलेगा 1/100, 1/n+1। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड करेक्ट। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या बोलता है हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे बोला गया है कि इन अ अबाउ डायग्राम अ स्टोरेज बार मैग्नेट is moving towards solenoid second from solenoid first. The direction of induced current in solenoid 1 and that of solenoid 2 respectively are through the directions। ध्यान से देखना है, इस डायग्राम में आपको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जो बार मैग्नेट है वो इस तरीके से मूव कर रही है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, इस डायरेक्शन, सोलेनॉइड फर्स्ट से सोलेनॉइड सेकंड में। तो यहाँ पर जब नॉर्थ है तो ये इस फर्स्ट वाले सोलेनॉइड से बार मैग्नेट दूर जा रही है, दूर जा रही है। तो लेंस लॉ ये बोलता है कि वो कोस का अपोज करता है, मतलब दूर जा रही है तो वो चाहेगा कि वो दूर ना जाए, पास रहे। तो इसके लिए यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ ऑटोमेटिकली साउथ पोल जनरेट हो जाएगा, ताकि ये नॉर्थ को अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, कोस का अपोज हो, मतलब ये दूर जा रही है बार मैग्नेट, तो ये बार मैग्नेट दूर ना जाए, मतलब ये दूर जा रही है तो नॉर्थ है तो यहाँ साउथ बना है ताकि ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए। और यहाँ साउथ बन चुका है तो यहाँ क्या बन चुका है, नॉर्थ बन जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पर देखें, सोलेनॉइड 2 के सामने जब ये बार मैग्नेट इधर आ रही है तो यहाँ पर साउथ पोल है। अब ये साउथ पोल सी की तरफ आ रहा है, मतलब ये इसका कोस का अपोज करना चाहिए। ये पास आ रहा है तो पास नहीं आए, तो पास कब नहीं आएगा, जब यहाँ साउथ बनेगा, ताकि साउथ में रिपल्सन हो और ये दूर जाए। तो यहाँ क्या बन जाएगा, नॉर्थ। अब ध्यान से देखना कि ये मैं दोनों सोलेनॉइड्स बना लेता हूँ। ये मेरा फर्स्ट वाला है, ठीक है, ये ए एंड है और ये कौन सा एंड है, बी एंड है। अब हमें पता है कि अगर हम हमारे राइट हैंड के थंब को नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करें, राइट हैंड के थंब को अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करें, तो ये जो हमारी कर्लिंग फिंगर्स होगी, ठीक है, तो ये जो कर्लिंग फिंगर्स है
ये जो है कर्लिंग फिंगर्स, ठीक है, अगर हम हमारे नोट में थंब को पॉइंट करें तो ये कर्लिंग फिंगर्स जो है वो करंट की डायरेक्शन को बताएगी। तो अगर हम नोट में अगर अपने राइट हैंड को रख रहे हैं तो कर्लिंग फिंगर्स इस तरीके से करंट की डायरेक्शन शो करेगी, जो कि इस तरीके से होगी, ठीक है, अगर नॉर्थ इधर है तो, ठीक है। तो कर्लिंग फिंगर्स को रखें तो हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ ए से करंट एंटर कर रही है और कहाँ जा रही है, बी में एंटर कर रही है। सेम टू सेम सोलेनोइड फर्स्ट के बाद सेकंड में देखते हैं। सेकंड में क्या हो रहा है, जब हम ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास सी है और ये हमारे पास डी है, तो ये देख पा रहे हैं कि नॉर्थ जो है वो डी की साइड है, नॉर्थ है। तो कर्लिंग, अगर हमारे थंब को, राइट हैंड के थंब को हम इधर से रखेंगे तो कर्लिंग फिंगर्स इस तरीके से आएगी, ठीक है। तो करंट जो है वो डी से किधर हो जाएगी, सी में। तो यहाँ पर जो है ए वाले पार्ट में करंट फ्लो हो रही है ए से बी, और बी वाले पार्ट में जो है वो किधर हो रही है, डी से सी की तरफ। तो ऑप्शन क्या है, सेवेंथ वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं एट्थ क्वेश्चन की तरफ। एट्थ क्वेश्चन जो है वो हमें क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8 में यह है, इन द फॉलोइंग सर्किट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी इज, ठीक है। हमें कैपेसिटेंस दिया हुआ है, अब हमें इजीली दिखाई दे रहा है कि ये बैलेंस कंडीशन में है। बैलेंस कंडीशन क्या होती है, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस। तो यहाँ पर इसको हम बोल रहे हैं P, यहाँ पर Q, R और S, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसा कंडीशन है, यहाँ 2/2 और 2/2 सभी 2 माइक्रोफेरेड के हैं, तो कैंसिल आउट होके, ठीक है, 1 = 1। मतलब जब भी कभी बैलेंस कंडीशन हो जाती है तो इस केस में क्या होता है, ये जो मिड वाला कैपेसिटर या कुछ भी कनेक्टेड हो तो वो हट जाता है, क्योंकि दोनों एंड्स का पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, ठीक है। इस एंड और इस एंड, दोनों इन एंड्स का पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। मतलब हम अगर हम सिंपली ड्रॉ करें तो यहाँ पर हमारे पास जो सर्किट बन जाएगा वो इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। बीच वाला जो ये वाला यहाँ जो कनेक्टेड था, ये 2 ओम का, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस कंडीशन हो रही है। बैलेंस कंडीशन में, ठीक है, यहाँ इस एंड का और इस एंड का पोटेंशियल सेम हो जाता है, इसलिए ये क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। अब मेरे को पता है 2 माइक्रोफेरेड और यहाँ भी 2 माइक्रोफेरेड है, यहाँ भी 2 है और यहाँ पर भी 2 माइक्रोफेरेड। अब ये दोनों, ठीक है, इनको जब भी ये सीरीज में होते हैं तो किस तरीके से सोल्व करते हैं, C इक्वलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। और इसके आपको डायरेक्ट ट्रिक पता है कि जब भी कभी, ठीक है, 1/C1 प्लस 1/C2 करते हैं तो C इक्वलेंट बाई 2 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, ये दोनों सीरीज़ में है तो सीरीज़ में 2/2 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोफेरेड, ठीक है। आप मेथड लगा के भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। सेम टू सेम नीचे भी क्या होगा, यहाँ पर इस वाले पार्ट में भी कितना हो जाएगा, सोल्व होने के बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइक्रोफेरेड का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 1 माइक्रोफेरेड हो जाएगा और ये दोनों पार्ट सोल्व होने पे भी कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। कैसे हुआ, ठीक है, ये हाफ हो जाता है, ठीक है। जो भी गिवन कैपेसिटर है उसका क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। मेथड से निकालोगे तो भी यही आना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर हम डायग्राम को रीड्रॉ करें तो हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक कैपेसिटर बन पा रहा है, यहाँ पर एक कैपेसिटर बन पा रहा है। तो और ये जो है, ये है 1 माइक्रोफेरेड का और ये भी क्या है, 1 माइक्रोफेरेड का, ठीक है। अब ये दोनों जो पैरेलल में है, इनको पैरेलल में कैसे निकालते हैं, C इक्वलेंट दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 1 माइक्रोफेरेड प्लस 1 माइक्रोफेरेड, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो है हमारा वो फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएगा, जो कि क्या है, 2 माइक्रोफेरेड। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है, द मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ ए स्टील वायर of 1 meter length if the elastic limit of steel and its Young's modulus respectively are 8 × 10⁸ Newton per meter square and 2 × 10⁻11 Newton per meter square is, ठीक है। तो हमसे है वायर जो है, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें वायर जो है, वायर की लेंथ है वो 1 मीटर गिवन है, ठीक है। इलास्टिक लिमिट, ठीक है, इलास्टिक लिमिट जो है, मतलब हमें यहाँ पर स्ट्रेस गिवन है, ठीक है। इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें गिवन है 8 × 10⁸ ओके ओके। और स्ट्रेस के बाद हमें गिवन है यहाँ पर यंग्स मॉडुलस, जिसको हम कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि कितना है, 2 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ओके। यह हमें गिवन है।
तो हमसे पूछा गया है द मैक्सिमम एलोंगेशन मतलब डेल्टा एल की वैल्यू, हमसे क्या पूछा गया है, डेल का है। तो हम जानते हैं यंग्स मॉडुलस वाई जो होता है उसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ से जो है स्ट्रेस जो होता है वो तो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है यंग्स मॉडुलस का। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, फोर्स पर यूनिट एरिया वैसा ही है, एल को ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया बाई डेल्टा एल। यहाँ से हमें क्वेश्चन में जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया की वैल्यू गिवन है, जिसको हमने स्ट्रेस बोला है, ठीक है। ये स्ट्रेस ही क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। तो ये है, इसकी वैल्यू कितनी है, 8 इंटू 10⁸, ठीक है, 8 इंटू 10⁸। एल जो लेंथ है वो 1 मीटर गिवन है, और ये फोर्स पर यूनिट एरिया पूरा कवर अप हो चुका है। अब हमें क्या है, डेल्टा एल की वैल्यू चाहिए, ठीक है। डेल्टा एल की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से डेल्टा एल निकालना है तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, और यंग्स मॉडुलस वाई को नीचे ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये यंग्स मॉडुलस नीचे आ जाएगा, और यंग्स मॉडुलस वाई की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 2 इंटू 10⁻11, 2 इंटू 10⁻11। तो यहाँ से यंग्स मॉडुलस 2 इंटू 10⁻11 मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन में हमें गिवन थी, ठीक है। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू रख दी है। तो यहाँ से क्या है, मैं 2 से 4 टाइम्स कट हो जाएगा, और ये 11 जब ऊपर ट्रांसफ़र होगा तो 10⁻−11 हो जाएगा। तो यहाँ से 10⁻11 में से 8 जाएगा, तो यहाँ पर 10⁻−3 बच जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुने, ये जो लेंथ है ये मीटर में गिवन थी, इसलिए मीटर में आंसर आया, पर MCQ में हमें MM में आंसर है। तो हम जानते हैं, ठीक है, मीटर को हम जो है वो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये काई में कन्वर्ट हो जाए MM में। तो ये 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब डेल्टा एल की वैल्यू आ जाएगी 4 mm। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला, ओके, 4 mm। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या बोलता है, अ थिन स्पेरिकल सेल इज चार्ज बाय सम सोर्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस C एंड P शोन इन द फिगर इज, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पर हमें स्पेरिकल सेल दी हुई है, थिन स्पेरिकल सेल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जब भी कभी थिन स्पेरिकल सेल होती है तो इस पर पोटेंशियल जो होता है वो चाहे सेंटर पॉइंट हो चाहे सरफेस हो, ठीक है, दोनों ही पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, KQ/R, ओके। तो ये तो है इसका पोटेंशियल की वैल्यू VC इक्वस टू VP इक्वस टू KQ/R। अब हमसे पूछा गया था, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 एंड C एंड P। तो यहाँ से दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो VC माइनस VP की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।